सबसे पहले सर कांग्रेस की बात करते हैं। नुकसान कितना हो रहा है कांग्रेस को इस वक्त महाराष्ट्र में? उस बीच में खबर आ रही कि साहब तीनों पहले 85-85 पे लड़ेंगे। उन लोगों ने कोशिश की थी कि एमएमडी यानी मुस्लिम, मराठा और दलित ये फैक्टर है, एमएमडी फैक्टर काम आया उनके फेवर में। वो 24/7 की जो एक्सरसाइज है उसका पैरेलल कांग्रेस के पास नहीं है। इतनी उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि बीजेपी मान के चल रही है, कि उसका असर जो है महाराष्ट्र की राजनीति पे पड़ेगा। आज के पोल पंच को शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल आपके सामने रख रहे हैं। क्या कांग्रेस को हरियाणा में हार का जो हरियाणा में चुनाव हारी है उसका नतीजा, उसका जो परिणाम है वो महाराष्ट्र में भुगतना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की जब बात आई महाविकास अघाड़ी में, तो वहां पर बातचीत चल रही है कि सभी पार्टियां यानी एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में लगभग 85-85 बराबर सीटें बांटी जाएंगी। इस तरह की बातचीत चल रही है। फाइनल कंफर्मेशन सर अभी नहीं हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे। और क्या जो ये कांग्रेस की नौबत आई, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले सबसे बड़ी पार्टी इन तीनों महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास थी, लेकिन कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना कम सीटों पर, ये क्या दर्शा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। और महाविकास अघाड़ी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, किससे नुकसान हो रहा है, किससे फायदा हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। अरुण चौबे सर मेरे साथ है रोजाना की तरह बातचीत के लिए। सबसे पहले सर कांग्रेस की बात करते हैं। नुकसान कितना हो रहा है कांग्रेस को इस वक्त महाराष्ट्र में? देखिए नरेश, कांग्रेस पार्टी को जो है नुकसान न कह के हम लोग ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से उनको समझौते करने पड़ रहे हैं जी। लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस तरह से, जिस तेज़ी से, जिस उत्साह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि कुछ ज़्यादा ही एक तरह से देखा जाए कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस को जो है हरियाणा की हार ने जो है एक ब्रेक लगा दिया है। तो उसके बाद कांग्रेस जो है काफ़ी संभल के, काफ़ी जो है फूक फूक पे कदम उठा रही है। उसका लेटेस्ट परिणाम मैं एक मिनट लूँगा आपका। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि जो समाजवादी पार्टी है उसका स्टेक बड़ा है और उसके साथ जो है क्लैश करके हम अपना दोनों का जो है इंटरेस्ट जाया करेंगे। तो इसी वजह से उन लोगों ने उससे अपने को विड्रॉ कर लिया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को ही समर्थन देने की बात कह दी। उनको जो 2 सीट मिल रही थी वेस्टर्न यूपी से, उस पे उनकी वो स्थिति नहीं थी कि वो जीत सके, तो उन्होंने स्वीकार किया और समाजवादी पार्टी के साथ एक तरह से समझौता कर लिया। उसका फ़ायदा उन्होंने उस जेस्चर से ये दिखाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में उनकी स्थिति मजबूत है, तो वो लोग अपनी मजबूत स्थिति के साथ बाकी लोगों को साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और उस बीच में खबर आ रही कि साहब तीनों पहले 85-85 पे लड़ेंगे, जबकि बराबर की बात हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कांग्रेस का जो है सबसे ज़्यादा नंबर है अभी भी वहाँ की असेंबली में। और लोकसभा के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, चूँकि उसमें जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है उसके साथ में एक देखा जाए तो सेंटिमेंटल जो वहाँ की जो मराठा लॉबी है उसका जो सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है और इमोशनल बात आती है, तो उसका एडवांटेज लेने की बात जो है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो उस सेंटिमेंट के सामने जो है थोड़ा सा मजबूरी हो जा रही है कांग्रेस के लिए भी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जाए, अदरवाइज उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदा सर इसमें शरद पवार को हो रहा है। जिस तरीके से शरद पवार के एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस के बराबर तो नहीं है, क्योंकि हम अगर देखें वहाँ पर तो उनकी सीटें भी कम है, पिछली बार आई हैं, और उनका जनाधार भी कांग्रेस के बराबर नहीं है, लेकिन सीटें उनको कांग्रेस के बराबर चाहिए। ऐसा क्यों? कितना नुकसान कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर रही है यहाँ पर? देखिए उसमें जो कल रात को खबर आ रही थी, अब उसमें कितनी सच्चाई हो, अभी वो पूरी तरह से आज शाम तक हो सकता है, लेट नाइट तक कुछ खबरें आ जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट नाइट हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो खबर आ रही थी कि 85-85 फिलहाल तीनों अग्री कर गए हैं। 18 सीट्स पे जो है उनमें क्लैश है, उस पर डिसाइड होना है। बाकी 10 या 11 सीट जो है कुछ और छोटे अलाइज है, शेतकारी संगठन है और कुछ और छोटी पार्टी, समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है जी। तो उसमें हो सकता है कि उन कुछ पार्टीज को जो है जो स्मॉलर अलाइज हैं उनको कुछ सीट दे दी जाए, तो इस तरह की बात है। लेकिन कांग्रेस अभी भी उन जो 18-19 सीट बची हुई हैं उसमें वो लार्जर स्टेक चाहती है। जैसे विदर्भ की कल हम लोग बात कर रहे थे कि 12 सीट पर जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका क्लैश हो रहा है और ये लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी कह रही कि नहीं, हम लोगों ने लोकसभा में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सीट दी थी, उसकी वजह से आप यहाँ खुला दिल दिखाइए। ये तो बात है, लेकिन ये लोग
थोड़ा सा समझदारी की बात यह है कि किसी भी एन केन प्रकारेण जो कह रहे हैं, कांग्रेस को समझ में आ गया है कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, बीजेपी यानी महायुति वहाँ पर, तो उसमें जो है जो छोटी कास्ट है, जैसे इन्होंने अलायंस में आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो एमवीए अलायंस है, उन लोगों ने कोशिश की थी कि एमएमडी यानी मुस्लिम, मराठा और दलित, ये फैक्टर है, एमएमडी फैक्टर काम आया उनके फेवर में। तो एमएमडी के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिनके कास्ट जो है, जैसे जिसका जो आपने देखा होगा कि मराठा हरियाणा की राजनीति में बीजेपी ने जो जाट के साथ उन लोगों ने दलित और ओबीसी को लेने की कोशिश की थी, दलित और मुस्लिम को कांग्रेस ने कोशिश की थी कि हमारा लार्जर चंक, उसी तरह वहाँ मराठा वर्सेस दलित चल रहा तो इस तरह से मराठा प्लस दलित। हाँ, तो वहाँ पर हरियाणा में उन्होंने कोशिश किया था कि हमारे साथ लार्जर चंक जाट का है, उसके बाद में हम लोग जो है दलित ले लेंगे, दलित को अपनी तरफ रहेगा हमारे साथ, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, और तीसरा मुस्लिम था। तो ये सब मिला के उनका एक कॉन्क्रीट अलायंस था, और उनको डेंट करना था, उनको कोशिश करनी थी ओबीसी में। यहाँ पर महाराष्ट्र में उन्होंने कोशिश की थी कि मराठा, चूंकि मराठा जो लॉबी जो है नाराज थी सरकार से, तो मराठास को लेकर और दूसरा जो है मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम सब जैसा हम लोग को पता है कि 15% के आसपास जो ओवरऑल आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो 15% प्लस इसके साथ में मराठा, मुस्लिम और दलित, तो इन तीनों का अलायंस मिला के उनको फ़ायदा मिला। लेकिन जो ये असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन में आप जानते हैं कि जो छोटी छोटी कास्ट है जिसका 4%, 3% वोट बैंक है, बीजेपी उन सब चीज़ों पे काम कर रही है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो नाना पटोले हैं या दूसरे नेता हैं, बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनको लग रहा था कि सबसे ज़्यादा सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत कर आएगी, और जब मुख्यमंत्री की बात होगी तो वहाँ पर उस टेबल में कांग्रेस वहाँ पर अपनी बात रख सकती है प्रमुखता के साथ। लेकिन अगर तीनों पार्टियां लगभग 85 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, तो ऐसे में तो एनसीपी के भी चांसेस हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये वही बात है, मैंने कहा ना कि आपस में जो ये अलायंस रहता है, अलायंस एक तो होता है जैसे कि साहब कि हम पूरी तरह से जो है सत्ता में आके सेवा भाव के साथ में इस राज्य में काम करना है, शासन में आके। दूसरा है कि एन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाना है। ये दोनों चीज़ों में अलग, हम ये नहीं कहता कि कांग्रेस इसी वजह से, लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत ये है कि लगातार केंद्र की सत्ता से बाहर रहना, तो उनकी लीडरशिप में थोड़ा सा ये जो है ये लोकसभा में कुछ सीट जीतना, 99 सीट जीतने के बाद, और साउथ इंडिया में इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो एक रे ऑफ होप है कि साहब हम वहाँ भी बेहतर कर सकते हैं। और सत्ता से एक बड़ी पार्टी जो लगातार सत्ता में रही है, वो जब बाहर चली जाती है तो उसके कार्यकर्ताओं का दबाव, लीडरशिप पे प्रेशर, साथ में अलायंस को कैसे आगे ले जाना, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्थितियाँ हैं। उसके बीच में जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बीजेपी जो है, बीजेपी दूसरे ढंग से काम कर रही है। उन लोगों ने लगातार सदस्यता अभियान चला दिया। सदस्यता अभियान में दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि आप जो पीपुल टू पीपुल, आपका जो जितना ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस है, आपके साथ वीएचपी है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लोग एक साथ लग के साइलेंटली काम शुरू कर दिए। तो वो आप मैन टू मैन जो कहते हैं ना कि एक एक वोटर्स के पास पहुंचने की कोशिश, वो 24/7 की जो एक्सरसाइज है, उसका पैरेलल कांग्रेस के पास नहीं है। ये एडवांटेज कांग्रेस के पास नहीं हो पा रहा है। भले ही वो अपना अलायंस काबुल अप कर लिया है, लेकिन उनके पास ये शक्ति जो पीछे ऑर्गेनाइजेशन वाली है, ये नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं, वहाँ की सरकार जो है सत्ता में है जी, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि साहब जैसे शेड्यूल कास्ट जो है, दलित जाति अगर उधर जा रही है तो उसको प्लेकेट करने के लिए उन्होंने कमीशन बना दिया, जो महाराष्ट्र में अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, तो वो उसके जरिए बहुत सारे एडवांटेज देने की बात हो रही है। और दूसरा स्टेप इन्होंने लिया है कि जो जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के नॉर्थ महाराष्ट्र में, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र का जो नॉर्थ महाराष्ट्र है, जिसमें तकरीबन 35 असेंबली सीट है, वो जो देश भर का 30% प्याज पैदा करता है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि प्याज का प्रोडक्शन, तो वहाँ किसान जो इन्वॉल्व हैं, 30% देश का प्याज पैदा करते हैं। वहाँ किसानों की लॉबी में 40% उनको जो ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी उसको कम कर के 20% कर दिया, तो उनके मुनाफे में लाभ हुआ और किसानों के लिए प्रो किसान का एक प्रोग्राम भी हो गया। तो इस तरह से महाराष्ट्र की किसान लॉबी, जो कि पहले नाराज थी लोकसभा इलेक्शन के टाइम में, उसको प्लेकेट करने की कोशिश की है। प्लस जो वो लाडली बहना के पैटर्न पे जो प्रो वीमेन जो प्रोग्राम शुरू किया है, उनके खाते में जो पैसा जा रहा है, तो उससे बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हो रही है।
उसका मानना है कि जैसे 2 राज्यों में असर हुआ है, हरियाणा में भी हुआ, उसके पहले आपने जो दिसंबर में रिजल्ट आया असेंबली इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में भी हुआ और आपने छत्तीसगढ़ में देखा। तो इस तरह से उस प्रोग्राम का असर इतनी उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि बीजेपी मान के चल रही है, कि उसका असर जो है महाराष्ट्र की राजनीति पे पड़ेगा और जो महायुति अलायंस है उसको मैक्सिमम सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल सर। अब एक सबसे महत्वपूर्ण आखिरी सवाल ये है कि अगर महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से अगर घोषित कर देती है तो उसे कितना फायदा होगा, और इस पद पर उद्धव ठाकरे, ये जो नाम होगा उद्धव ठाकरे का नाम अगर पहले से घोषित कर दिया जाता है तो ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा? देखिए, कुछ हद तक तो फायदा कर सकता है, इसलिए क्योंकि जो शिवसेना के साथ अभी भी इमोशनल कॉर्ड है, वहाँ के लोगों के साथ में जिस तरह से बनी हुई उनकी इमेज है, वो बाला साहब की वजह से, उनके पिताजी की वजह से एक इमेज है। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि वो इमेज डेंट हुई है। वो इमेज इस तरह से डेंट हुई है क्योंकि आपने देखा जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, एनसीपी के साथ अलायंस किया है, वो नेचुरल अलायंस नहीं है, वो अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि उन लोगों का आइडियोलॉजिकल जो है वो जो एक्सट्रीम्स हैं, वो राइट विंग है, वो लेफ्ट विंग तो नहीं कह सकता, लेकिन जो समझौते में जो है आइडियोलॉजिकली 2 छोर हैं वो कांग्रेस के साथ जिस तरह से, क्योंकि बाला साहब कांग्रेस के ही खिलाफ लड़ाई लड़ते रह गए। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये अननेचुरल अलायंस सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को जो है बाहर रखने के लिए जो अलायंस बना है उसमें ईमानदारी नहीं दिखती है। तो उसकी वजह से, और आपने अभी रिसेंटली बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान भी सुना कि बाला साहब की इमेज को कितना कम कर दिया है, जो है उद्धव जी ने कम कर दिया है कि साहब वो कांग्रेस के साथ 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं। तो उन्होंने जो अपनी इमेज जो जनता की इमेज जो थी उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, तो वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में ये भी कहना मुश्किल है कि साहब वो आएंगे तो वो चीफ मिनिस्टर के लिए जनप्रिय भी होंगे, ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ अपने को आगे रख के इस अलायंस को कॉबल अप करने की बात है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पहले से ही घोषित कर दिया है कि अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें भी अपना स्वार्थ दिखता है कि स्वार्थ है कि साहब हम अगर इस बार नहीं बने तो इसके मतलब इसके बाद फिर जो चांसेज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप देख ही रहे हैं। तो राजनीति में जो मौके को आगे से पकड़ लेने की कोशिश है, जिसमें कितना उनको फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी बात ये जरूर है, उसी वोट बैंक पे आपने देखा होगा कि उनके जो राज ठाकरे हैं जी, जो उनके कजिन हैं, उन्होंने भी जो 45 सीटों पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, तो वो भी उन वोट में थोड़ा बहुत डेंट करेंगे। तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्होंने, जैसे सपोज 85 सीट्स पे, इक्वल सीट्स पे लोग लड़ रहे हैं तो 85 जीतेंगे इसकी भी तो गारंटी नहीं। 85 में आप 40 जीत सकते हैं, जो मैक्सिमम जीतेगा वो 60 जीत सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो 85 का जो बनाया है उन लोगों ने, अगर इस तरह की बात आती है तो उसमें कोई जरूरी नहीं, शरद पवार साहब की पार्टी जो है हो सकता है कि 25 पे सिमट जाए, ये भी तो हो सकता है। तो तीनों मिल के उसमें कौन सा लार्जेस्ट होगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए लड़ाई चल रही है। कांग्रेस को लगता है कि उसने लोकसभा में सबसे अच्छा किया, उसके पहले जो है अलायंस में वो सबसे ज्यादा उनके नंबर थे। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से जो कांग्रेस जो है डिटरमिन्ड है। और लेकिन जो फैक्टर बन रहा है उसमें इन लोगों को जब अभी सीट पे ही बातें नहीं बन पा रही हैं, सीट क्योंकि उसके बाद आपको कन्विंसिंग के लिए टाइम चाहिए लोगों से, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी कुछ कहा नहीं, कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी दिवाली भी मनानी है और बहुत कम समय महाराष्ट्र चुनाव को बचा हुआ है। और सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। हालांकि कल शाम को खबर आई थी कि 85 सीटों पर तीनों पार्टियां में समझौता हो गया है, लेकिन फाइनल जो बातचीत है वो होनी बाकी है। फाइनल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तीनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, आज रात को भी हो सकती है। तो उसमें पता लगेगा कि आखिर कांग्रेस को 85 सीटें ही मिल रही हैं या कांग्रेस 100 सीटों से ज़्यादा चुनाव लड़ेगी। और अगर कांग्रेस 100 से ज़्यादा लड़ती है तो एनसीपी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, उन दोनों में से किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सर, ये तो जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात, मैंने कहा ना कि 18 सीटों पर अभी भी क्लैश है जी। उसमें जैसे मैंने कहा कि कल 12 सीट पे वो विदर्भ रीजन में क्लैश चल रहा है, उस पर कांग्रेस चाह रही ताकि जो है वो उसके नंबर्स ज़्यादा रहें, क्योंकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस है कि साहब उस रीजन में भी जो बाकी सेगमेंट जैसे नियो बुद्धिस्ट हैं, ट्राइबल वो है, प्लस उनका अपना एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है जो वहाँ पर उन्हें वोट करेगा। तो ये सब कई कारण है, लोग अपनी गणित लगा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि बीजेपी की रणनीति दूसरे तरीके से, उन्होंने सदस्यता अभियान छेड़ दिया, प्लस सत्ता में है तो सत्ता में
होने का उनको वो सब एक advantage चुनाव है। प्रचार का भी एक मतलब जी हाँ। एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं इसे चुनाव के बीच में। तो ये सब कुछ है, लेकिन जो खबर आ रही है कि 85 सीटों पर को लेकर समझौता हुआ है, उसका सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा में हार हुई है कांग्रेस की, जम्मू कश्मीर में उनका गिराव गिरा है, उसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ समझौता करना पड़ रहा है, ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर वही प्रदर्शन ये चुनाव में दोहराया होता तो आज कांग्रेस यहां आसानी से 110-120 सीटों पर चुनाव लड़ रही होती। तो ये तमाम समीकरण हमने आपको बताए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और रोजाना देखते रहें India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 15 मिनट हो गया सर।